नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के रिव्यू पर बात करेंगे। ये मॉर्गन हाउसल की किताब है और ये इस बात पर फोकस करती है कि हम पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं। हाँ, मतलब सिर्फ नंबर्स या कहाँ इन्वेस्ट करें वो नहीं, बल्कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है पैसों को लेके। रिव्यू भी यही कहता है कि अंदाज बड़ा बातचीत वाला है, छोटे चैप्टर्स। हाँ, और ये दिखाता है कि कैसे हमारी भावनाएं, हमारा व्यवहार, वो सब हमारे फाइनेंशियल फैसलों पर असर डालते हैं। बिल्कुल। तो आज हम रिव्यू के जरिए यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये किताब इतनी पॉपुलर क्यों हुई और शायद इससे हम अपने पैसों को लेकर क्या सीख सकते हैं। तो रिव्यू में जो पहली बात मुझे काफी सोचने वाली लगी वो है किस्मत और जोखिम का रोल। हाउसल जैसे बिल गेट्स का उदाहरण देते हैं कि कैसे शुरुआती सफलता में किस्मत का भी बड़ा हाथ था, जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते। हाँ, मतलब हम अक्सर सफलता को सिर्फ मेहनत और अक्ल से जोड़ देते हैं, है ना? सही। रिव्यू में किताब का एक कोड भी है, कोई भी चीज उतनी अच्छी या बुरी नहीं होती जितनी दिखती है। बिल्कुल। और ये बात रिव्यू के अगले पॉइंट से सीधे जुड़ती है कि गणित से ज्यादा व्यवहार मायने रखता है। अच्छा, वो कैसे? रिव्यू इशारा करता है कि हाउसल मानते हैं कि पैसों में सक्सेसफुल होने के लिए आपका इंटेलिजेंट होना उतना जरूरी नहीं जितना आपका व्यवहार है। मतलब जैसे धैर्य रखना, अनुशासन में रहना, पैनिक न करना, ये चीजें शायद मुश्किल गणितीय फॉर्मूला जानने से ज्यादा जरूरी हैं। हाँ, सुनने में तो आसान लगता है, पर असल में करना मुश्किल है। वो तो है, इमोशंस हावी हो जाते हैं। अच्छा, रिव्यू में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था, असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। हाँ, ये मुझे भी बहुत पसंद आया। मतलब वो महंगी कारें, घड़ियां, ये सब शायद सच्ची अमीरी नहीं है। तो फिर क्या है? रिव्यू क्या कहता है? रिव्यू के मुताबिक किताब कहती है असली दौलत वो है जो आपने बचाया है, जो इन्वेस्ट किया है, वो पैसा जो आपको आजादी देता है। वो दिखता नहीं है। सही बात, दिखावे से अलग। बिल्कुल। और यहीं पर रिव्यू कंपाउंडिंग की शक्ति की बात करता है। हाँ, वो वॉरेन बफे वाला उदाहरण है ना? जी हाँ। रिव्यू बताता है कि कैसे बफे की ज्यादातर दौलत बुढ़ापे में बनी क्योंकि वो लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहे, बस टिके रहे। तो मतलब जल्दी से अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है लंबे समय तक मैदान में रहना। एग्जैक्टली। रिव्यू कहता है कि दौलत बनाने में समय अक्सर स्मार्टनेस से ज्यादा पावरफुल साबित होता है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है रिव्यू में, पूरी तरह तर्कसंगत यानी रैशनल होने के बजाय वाजिब यानी रीजनेबल होना बेहतर है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, देखिए, रैशनल मतलब जो पूरी तरह लॉजिक पर आधारित हो, है ना, जो शायद कंप्यूटर चुनेगा। ओके। पर रीजनेबल का मतलब है वो फैसला लेना जिसके साथ आप भावनात्मक रूप से टिक सकें, लंबे समय तक निभा सकें, भले ही वो कागज पर बेस्ट ना दिखे। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जो टेक्निकली बेस्ट रिटर्न देती है, पर वो इतनी वॉलेटाइल है कि आपको रात में नींद नहीं आती, तो हाउसल कहेंगे ये आपके लिए रीजनेबल नहीं है। आप शायद थोड़े कम रिटर्न वाली स्ट्रैटेजी चुने जो आपको शांति दे। समझ गया, मतलब ऐसा रास्ता चुनना जिसे आप छोड़ न दे बीच में। बिल्कुल, क्योंकि सबसे अच्छा प्लान भी बेकार है अगर आप उसे फॉलो ही ना कर पाएं। ये तो काफी प्रैक्टिकल सोच है। तो रिव्यू के हिसाब से इन सब बातों का निचोड़ क्या है? पैसे का असली मकसद? रिव्यू इस पर बहुत जोर देता है कि किताब का सेंट्रल आइडिया है कि पैसे का सबसे बड़ा फायदा है आजादी खरीदना, फ्रीडम। आजादी? किस तरह की आजादी? अपने समय पे कंट्रोल, अपने फैसलों पर कंट्रोल, ये चुन पाना कि आप कब, कहां, किसके साथ काम करना चाहते हैं। ये महंगी चीजें जमा करने से कहीं बड़ी बात है। वाह, ये तो बहुत गहरा विचार है। तो जाहिर है रिव्यू किताब की तारीफ करता होगा। हाँ, बिल्कुल। रिव्यू कहता है कि इसकी भाषा बहुत सरल है, आम आदमी समझ सकता है। कहानियां हैं जो बातों को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। और इसकी जो सीख है वो टाइमलेस है, मतलब हमेशा काम आएगी। जी, क्योंकि ये इंसानी व्यवहार पर आधारित है और वो तो हजारों सालों से ज्यादा बदला नहीं है। लेकिन क्या रिव्यू में कुछ कमियां भी बताई गई हैं? परफेक्ट तो कुछ नहीं होता। हाँ, कुछ चीजें मेंशन की हैं, जैसे कुछ पढ़ने वालों को लग सकता है कि कुछ आइडियाज थोड़े दोहराए गए हैं। अच्छा। और ये कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है। मतलब बजट कैसे बनाएं या कौन सा स्टॉक खरीदें, ऐसी सीधी सलाह कम है। फोकस मनोविज्ञान पर ज्यादा है। सही। और एक आलोचना ये भी हो सकती है रिव्यू के अनुसार
कि व्यवहार पर इतना ज्यादा फोकस कहीं फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब वित्तीय ज्ञान की जरूरत को कम तो नहीं आंकता। हाँ, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। पर शायद ये जानबूझकर किया गया है ताकि मनोविज्ञान वाले पहलू पर ध्यान जाए। कुल मिलाकर रिव्यू का निचोड़ यही है कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी हर उस इंसान के लिए एक जरूरी किताब है जो पैसा कमाता है, खर्च करता है या बचाता है। मतलब लगभग सभी के लिए। हाँ, ये आपको खुद को समझने में मदद करती है। आप पैसे को लेकर वैसा क्यों सोचते हैं, वैसे फैसले क्यों लेते हैं, और खुद को समझना ही शायद सबसे बड़ा फाइनेंशियल एसेट है। तो रिव्यू इसे नए इन्वेस्टर्स, पुराने इन्वेस्टर्स, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट रखने वालों सबके लिए रेकमेंड करता है। जी, और उन सभी के लिए जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं। और जाते जाते रिव्यू एक बहुत अच्छा सवाल छोड़ता है सोचने के लिए। ये किताब शायद आपको कैसे अमीर बने के टिप्स ना दे, पर यह सोचने पर मजबूर करती है पैसे को लेकर आपकी अपनी कहानी क्या है, आपके खुद के फैसलों के पीछे कौन सी भावनाएं हैं, कौन से डर, कौन से अनुभव काम कर रहे हैं। इस पर सोचना शायद इस किताब का सबसे बड़ा फायदा है।